हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। हमने इसके लिए 100 डेज का एक प्लान बनाया था जिससे आपकी DSSP की और EMRS की तैयारी काफी अच्छे से हो सके। तो उसमें मैंने बताया था कि 10 क्वेश्चन GS के हम डेली किया करेंगे। तो उसी की सीरीज है PYQ सीरीज, आज से हमारी स्टार्ट हो रही है। आज है 1 दिसंबर और सीरीज में आज हम 10 क्वेश्चन देखेंगे, PYQs के क्वेश्चन देखेंगे, सारे PYQs। तो इसमें पहला जो मैंने पेपर लिया है वो है अपना असिस्टेंट डाइटिशियन का। तो ये DSSP का एग्जाम होता है, तो अभी हुआ था रिसेंट में। ये कब हुआ था? 12/8/2024 को। तो उसके क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में देखेंगे, 10 क्वेश्चन कल की वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से इस पेपर को कवर करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में कौन सा वित्तीय संस्थान निर्यात ऋण और व्यापार वित्त सेवाओं सहित निर्यात और आयात गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में माहिर है? तो ये किसकी बात कर रहा है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए इसके आंसर इसमें पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। तो सबसे पहले तो आपको एक मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, ये जो नाबार्ड की फुल फॉर्म है ना, इसे आप याद कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है? क्या कह रहा है? ये जो आयात और निर्यात की जो वित्तीय सेवाएं हैं, व्यापार की सेवाएं हैं, उनके लिए ऋण कौन प्रदान करता है, उनके लिए वित्तीय सहायता कौन देता है? तो वो देता है एग्जिम बैंक। क्यों? क्योंकि यही आयात और निर्यात के लिए काम करता है। तो अब हम एक एक करके ये देख लेते हैं। इसका आंसर तो 2 है। ठीक है, पहले बात करते हैं एग्जिम बैंक की। एग्जिम बैंक क्या है? वो संस्थान है जो इसमें लिखा हुआ है जो आयात निर्यात की गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ये बैंक है कैसी सेवाएं और देती हैं? अगर निर्यात ऋण देना हो, व्यापार वित्त सेवाएं करनी हो, अन्य वित्तीय सहायता देनी हो, और भारतीय निर्यातकों और आयातकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहयोग देना हो, तो कौन काम करेगा? एग्जिम बैंक इनके लिए काम करेगी। तो ये तो आपको याद रखना है एग्जिम बैंक के बारे में। अगर हम सिडबी के बारे में बात करें, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो ये बैंक कौन सी होती है? ये सबसे पहले बनाई गई थी। एक होता है, आपने सुना होगा MSME। ठीक है, MSME के बारे में सुना होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम उद्योग होते हैं, उनके लिए ये काम करती है। तो जो माइक्रो नहीं था तब, केवल स्मॉल मीडियम उद्योगों के लिए जो काम कर रही है, वो बनाई गई थी सिडबी। तो सिडबी का काम क्या है? लघु और मध्यम उद्योगों के लिए प्रोत्साहन करना और उन्हें वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। तो ये तो हो गया आपका सिडबी के बारे में। अब दूसरी बात करते हैं RBI। RBI क्या है? बैंकों का बैंक है। ये किसे ऋण देता है? ये आपकी बैंकों को ऋण देगा, और इसके साथ साथ अगर किसी सरकार को ऋण चाहिए तो वो सरकार को भी ऋण प्रदान करेगा। तो RBI का ये है काम। अगर नाबार्ड की बात करें, तो नाबार्ड बैंक कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रही है। अब इसका काम क्या है? इसका काम कृषि, ग्रामीण उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका काम है। ठीक है, तो याद रखना, अगर नाबार्ड का काम आए तो ये ग्रामीण क्षेत्र से आप सीधे जोड़ देंगे इसे। ग्रामीण क्षेत्र में अगर ग्रामीण उद्योग लगाना है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है और उन्हें वित्तीय सहायता देनी है, तो नाबार्ड काम करेगी उस जगह पे। चारों आप समझ गए। अब आगे क्वेश्चन आएगा तो कहीं गलत नहीं होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं PDF में आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप पे, तो वहां से आप देख लेना। बाकी का इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 2 है, भारतीय निर्यात आयात बैंक, एग्जिम बैंक इसका आंसर है। आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस निर्णय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिविल सेवा परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले लेखन विकलांग व्यक्तियों को एक लेखक दिया जाना चाहिए? अब ये किसकी बात कर रहा है? स्क्राइब की बात कर रहा है। स्क्राइब कैसे होते हैं कि जैसे मैं हूं अभी, ठीक है, और मैं लिखने में असमर्थ हूं। मैंने प्रीलिम्स निकाल लिया और मेंस देना है। मेंस देना है तो मेंस में लिखना होता है आपको। तो लिखने के लिए एक और व्यक्ति को साथ में भेजा जाता है, उसे स्क्राइब कहते हैं। तो उस व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है। जो व्यक्ति एग्जाम देने आया होता है वो बताता है कि क्या लिखना है और दूसरा व्यक्ति उसे लिखता है। तो फरवरी 2021 में निर्णय दिया गया था, किस कोई एक इसमें से है जिसमें यह निर्णय दिया गया था। पहला ऑप्शन है विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा UPSC बनाम शिव कुमार, तीसरा UPSC बनाम
एम साथिया प्रिया एवं अन्य, और चौथा ऑप्शन है यूपीएससी बनाम आर के जैन। तो इसका आंसर डायरेक्ट है विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग, पहला ही इसका आंसर है। और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये तो जिस तरह से आते हैं, कोई भी एक आया निर्णय और उस निर्णय को तो आपको इसी तरीके से याद करना होगा। तो विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग था, उसने बोला कि जो भी लिखने में असमर्थ व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के लिए क्या करेंगे, एक स्क्राइब की व्यवस्था कर देंगे जिससे उसे पेपर देने में आसानी हो। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सूचियां दी हुई हैं, दो सूचियां हैं, आपको मिलाना है कि कौन से राज्य ने कौन सी योजना शुरू की थी। तो पहला है एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, ठीक है, दूसरा आमा योजना है, तीसरा आसरा पेंशन है। तो इन्हें बताना है कि इनमें से कौन से राज्य द्वारा क्या क्या किया गया था। तो देखो एनीमिया मुक्त अभियान था, वो किसने चलाया था, वो चलाया था उड़ीसा ने। तो उड़ीसा ने ये चलाया था, तो उड़ीसा आपका हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आमा योजना की बात करें तो आमा योजना सिक्किम के द्वारा चलाई गई थी, ये डायरेक्ट है। और आसरा पेंशन की बात करें तो ये तेलंगाना के द्वारा चलाया गया था। तो इससे इसमें आंसर तो आपका ये हो जाता है, चौथा हो जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य एनीमिया के खिलाफ लड़ाई करना है, इसे मजबूत करना है और महिलाओं और बच्चों के बीच एनीमिया की स्थिति में सुधार लाना है, ठीक है। तो जो एनीमिया की प्रॉब्लम होती है वो किनके, महिलाओं और बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है, तो उसे ही सुधार करना है, उसके लिए चलाया गया था उड़ीसा के द्वारा। तो आमा योजना है, तो ये अम्मा का एक वो है, अम्मा जो कहते हैं ना, अम्मा किसे कहते हैं, माँ को कहते हैं। तो माता के लिए ये एक योजना चलाई गई थी। तो माता क्या कर रही है कि अगर उनका बच्चा है तो उस बच्चे के पोषण और शिक्षा के लिए पैसों की व्यवस्था की जाएगी, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। किन्हें प्रदान की जाएगी, महिलाओं को, उन महिलाओं को जो माताएं हैं। तो माताओं के लिए ये योजना लाई गई थी। जो आसरा पेंशन है, इसका उद्देश्य वृद्ध, जो वृद्ध होते हैं, विधवाएं होती हैं, विकलांग व्यक्ति होते हैं और कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन योग्यता नहीं रख पाते हैं कि उन्हें कोई सहायता मिले, वो कोई काम कर सके, तो उन लोगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। और इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि उन्हें गरिमापूर्ण जीवन बिताने के लिए तैयार किया जाए। इस वजह से सम्मान पूर्वक जो जीवन जी सके वो, इस वजह से आसरा पेंशन लाई गई थी। किनके द्वारा लाई गई थी, तेलंगाना के द्वारा लाई गई थी। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों समझ में आ गई होंगी। एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान का मतलब क्या था, क्या उद्देश्य था, आमा योजना का उद्देश्य क्या था और आसरा पेंशन का उद्देश्य क्या था। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या है, पोषण का वह विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के दौरान पोषण से संबंधित है क्या कहलाता है। पोषण कहलाता है, चिकित्सीय पोषण कहलाता है, विशेष पोषण कहलाता है या थेरेपी कहलाता है। आंसर है इसका चिकित्सीय पोषण। चिकित्सीय पोषण होता क्या है, अगर हम बात करें बीमारी के दौरान क्या होता है, बीमारी के दौरान जो हमारी आवश्यकता होती है, अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति है तो सामान्य व्यक्ति को जो पोषण की आवश्यकता होगी, बीमारी के दौरान उसके पोषण की आवश्यकताएं बदल जाएंगी। तो चिकित्सीय पोषण का उद्देश्य ही यही है कि जो पोषण संबंधी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए और किसी बीमारी, चोट या चिकित्सीय स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली जो परिस्थितियां हैं उनमें सहायता की जाए। तो चिकित्सीय पोषण में क्या क्या हम शामिल कर सकते हैं, जैसे डाइट योजना बना ली आपकी, ठीक है, या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो दिए जाते हैं तो उनके बारे में बता दिया आपको, और चिकित्सीय निर्देश दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज किसमें किए जाते हैं, चिकित्सीय पोषण में किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है जो विशेष क्षेत्र होता है पोषण का, विशेष क्षेत्र जो बीमारी के दौरान काम किए जाते हैं तो वो चिकित्सीय पोषण कहलाता है। अब बात करें पोषण की, तो पोषण तो सामान्य है, अगर जैसे आप हैं अभी स्वस्थ हैं तो उन्हें पोषण दिया जाएगा। विशेष पोषण का क्या मतलब है, ये शब्द थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये होता है कि खास स्थिति में या जरूरत पड़ने पर कोई पोषण दिया जाता है तब उसे विशेष पोषण कहते हैं। जैसे आपकी हाइट एकदम से बढ़ रही है, एक बच्चा है छोटा सा और उसकी हाइट एकदम से बढ़ रही है, उस समय पर उसे पोषण दिया जाएगा तो वो विशेष पोषण कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी हाइट बढ़ रही है, वो बीमार नहीं है ना, हाइट बढ़ रही है केवल, इस वजह से। या फिर आप क्या कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, जिम जाके आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं तो उस समय पर आप अलग तरह की डाइट लेंगे तो वो विशेष पोषण कहलाएगी, चिकित्सीय पोषण नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपकी तबीयत नहीं खराब है ना, तो इस वजह से। थेरेपी का क्या मतलब होता है, तो ये क्या है, ये तो पोषण से संबंधित ही नहीं है तो पोषण में नहीं आएगी। लेकिन थेरेपी एक तरह से ये होती है कि जैसे अगर शारीरिक मानसिक तनाव की स्थिति हो आपकी, तो उस जगह पर आप चिकित्सीय सहायता ले रहे हैं, उसे हम थेरेपी कहते हैं।
तो समझ में आ गए, चारों ऑप्शन समझ में आ गए। अब आपको समझ में आ गया कि चिकित्सीय पोषण क्यों है इसका आंसर। अब देखिए, केवल आंसर ही मत देखिए, ये भी देखिए कि अन्य जो आंसर हैं वो क्यों नहीं है इसके आंसर। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए जिस विटामिन की आवश्यकता होती है, बहुत छोटा क्वेश्चन, क्या है हड्डियों के लिए? विटामिन डी। सूरज की रोशनी में बैठ जाइए, विटामिन डी लीजिए, अपनी हड्डियों को मजबूत कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, जो हमारी हड्डियां होती हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, इस वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। उस समय विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, और इससे क्या हो सकते हैं, दो चीजें आती है। एक तो आपको याद रखना है, ऑस्टियोपोरोसिस, और दूसरा, पहला ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरा है आपका रिकेट्स। ठीक है, तो ये दो बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स। ये दो बीमारियां आपको देखने को मिलेगी अगर आप में विटामिन डी की कमी हो गई है। अब विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी में क्या होता है, विटामिन सी में आपको स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, तो स्कर्वी रोग के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है, और विटामिन ए की जरूरत होती है हमारी आंखों के लिए। आंखों के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है। विटामिन बी में ये मानिए आप बहुत ज्यादा विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 ये आपने सुने होंगे ना, तो ये बहुत चीजें हैं उनके लिए ये होती है। इसमें क्या है, जैसे ऊर्जा उत्पादन, तंत्रिका तंत्र आपका फेल हो गया तो वो भी विटामिन बी की कमी से हो सकता है। आपका मेटाबॉलिज्म अगर कम हो गया शरीर में तो वो भी आपका विटामिन बी की वजह से हो सकता है। लेकिन विटामिन डी की वजह से क्या होगा, आपको रिकेट्स हो जाता है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस भी आपको याद रखना है, ये विटामिन डी की कमी की वजह से ही होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो छठवां क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये डायरेक्ट आपका आंसर है, आपको एक बार में लगाना है। नौक्रेन, नौक्रेन जो त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सीधा आंसर है मेघालय, और ये रटने ही पड़ते हैं। आपको एक लिस्ट दे दूंगा मैं इसकी पूरी, तो उस लिस्ट को आपको पढ़ना है। और देखिए ये लिस्ट बनी हुई है, मैंने बना के भी रखी है पहले से ही कि ये वाली लिस्ट आपको देनी है। ठीक है, तो सारे स्टेट मैंने लिखे हुए हैं और उनके फेस्टिवल्स लिखे हुए हैं। ये आपके फेस्टिवल आ ही जाते हैं, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के आते हैं या फिर साउथ के आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये लिस्ट है और ये लिस्ट है, पूरी लिस्ट बनी हुई है, जितने भी राज्य हैं उनके जितने भी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अगर नौक्रेम की बात करें तो मेघालय में ये मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन तो हमें डिस्कस ही नहीं करने हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। लघु हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहते हैं? तो जो लॉन्गिट्यूड घाटियां होती हैं उनके बारे में बात की जा रही है। अब ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, भाबर कहते हैं क्या, दून कहते हैं, तराई कहते हैं, मेंढर कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, दून। आपने देहरादून का नाम सुना है ना, कोटली दून, पाटली दून, तो ये क्या है, ये अनुदैर्ध्य घाटियां ही हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये अनुदैर्ध्य होती हैं। कहां पाई जाती हैं? ये लघु हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के बीच पाई जाती हैं। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा था कि ये क्वेश्चन आपको कहां देखने को मिलेगा, पता है आपको? ये ईएमआरएस में देखने को मिलेगा। और हम पेपर किसका डिस्कस कर रहे हैं? ईएमआरएस 2023। ठीक है, और ये क्वेश्चन किसका डिस्कस कर रहे हैं? DSSB का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये कब हुआ? 2024 में। क्वेश्चन सेम, इसके ऑप्शन भी सेम है। अब देखिए आप, ऑप्शन भी सेम है इसके। ठीक है, तो दून ये होते हैं। अब आपको समझ में आया कि क्यों आपको पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्यों लगाने हैं, क्योंकि अगर आपको चार क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से मिल जाते हैं ना तो बहुत हेल्प मिल जाती है। बात करते हैं जो उत्तराखंड का एरिया है, अगर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की बात करें तो उसमें उत्तराखंड के एरिया में क्या देखे जाते हैं? दून देखे जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? देहरादून है, पाटली दून है, कोटली दून है, तो ये सारे। अब यहीं पर एक चीज और मैं पूछता हूँ, ठीक है, आपके थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके ज्योग्राफी के टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। आप बताइए कि जो अनुदैर्ध्य घाटियां तो कहलाती हैं दून, और उसके बाद अगर हम क्षैतिज घाटियों की बात करें, ठीक है, एक क्षैतिज घाटियां और पाई जाती हैं, तो उन घाटियों को क्या कहते हैं? आपको इनका नाम बताना है। तो बात करते हैं दून पे। जो दून होती हैं, ये दून घाटियां नदी के बहाव के कारण बनी हुई होती हैं, और इनकी जलवायु और भौगोलिक स्थिति जो होती है उसमें कृषि बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो कृषि की गतिविधियां अगर करनी है तो दून में काफी अच्छे से हो सकती हैं। और जो मैं दूसरा बता रहा हूं वो आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। अब बात करते हैं भाबर की। तो आप जब प्लेन में आ जाएंगे तो प्लेन में आपको 4 पॉइंट्स दिखाई देंगे, भाबर, तराई, खादर
और बांगर, ये भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। तो जो भाबर होता है, भाबर क्षेत्र हिमालय से निचले क्षेत्र होते हैं, ठीक है। और वो क्षेत्र कहां पे होते हैं, अगर नदियां पहाड़ों से निकलकर मैदान में जब प्रवेश करती हैं उस जगह पर भाबर क्षेत्र बनते हैं। यहां पर क्या होते हैं, यहां पर पत्थर और कंकड़ पाए जाते हैं, और जो नदी का पानी होता है वो इन कंकड़ पत्थर के नीचे चला जाता है, मतलब एकदम से नदियां गायब हो जाती हैं, ठीक है। वहीं पे अगर तराई की बात करें तो ये क्या है, तराई भाबर के बाद आता है। तो भाबर के बाद जो क्षेत्र पड़ता है उसे तराई कहते हैं। यहां पर नदियां फिर से हमें दिखाई देने लगती हैं, सतह पर आ जाती हैं, कंकड़ पत्थर खत्म हो जाते हैं, उस जगह पर आ जाती हैं नदियां। जब नदियां सतह पर ऊपर आ जाती हैं तो इस जगह पर क्या बनते हैं, इस जगह पर बनते हैं दलदली क्षेत्र। तो आपको याद रखना है कि जब नदियां ऊपर से नीचे आती हैं तो कंकड़ पत्थर बनता है, और उसके बाद जब नदियां बाहर निकलती हैं तो उस जगह पर दलदली क्षेत्र बनता है। दलदली क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तराई कहते हैं, ठीक है। जो मेंढर होते हैं, मेंढर क्या है, ये नदी का एक घुमावदार मार्ग है, ठीक है। जैसे मेंढर बन जाते हैं मेंढर, ठीक है, तो वो नदी का एक घुमावदार मार्ग होता है। और ये क्या है, नदी के बहाव के कारण कुछ समय के बाद क्या होता है, यहां पर अवसाद जमा कर दिया, जब अवसाद जमा कर दिया तो नदी अपना रास्ता बदल देती है, बदल के फिर से वापस आती है, तो उसे हम कहते हैं मेंढर, ठीक है। ये क्या है, ये नदी के आकार को दर्शा रहा है। तो ये इसमें तो आएगा ही नहीं कोई भी एक पॉइंट में जो आपके पहाड़ी है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सदाकत आश्रम परिसर है जहां गांधी जी द्वारा उद्घाटन किया गया एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिहार विद्यापीठ अपनी शुरुआती चरण में स्थानांतरित किया गया था, की स्थापना किसने की थी, ठीक है। जो सदाकत आश्रम परिसर है उसकी स्थापना किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, मौलाना आजाद, मजहर उल हक ने की थी, या रास बिहारी बोस ने की थी। तो इसका आंसर है मजहर उल हक। ये बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट आंसर है इसका, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा इसका आंसर है, ठीक। इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी। आगे बात करते हैं, फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रकार मुख्य रूप से गंगा और गोदावरी के डेल्टा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कम से कम ना तो 20 से 25 पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 5 वन के प्रकार हैं, 5 वन के प्रकार आप देख लीजिए। तो इसमें क्या है कि ये आंसर है इसका मैक्रोवन। मैक्रोवन कहां पे पाए जाते हैं, अगर जैसे आप देखें तो जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है वो आगे बढ़कर गंगा नीचे जाती है, और जब बांग्लादेश के पास ये मान लीजिए ये बांग्लादेश है, यहां पर ये पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश, यहां पर गोदावरी नदी आती है और गंगा नदी आती है। तो इस जगह पर क्या होता है, इस जगह मैक्रोव वन पाए जाते हैं आपके, ठीक है। और ये मैक्रोव वन कैसे होते हैं, जैसे सुंदरवन का डेल्टा आपने देखा है ना, तो सुंदरवन का डेल्टा मैक्रोव वन है। आपको यहां पर सुंदरवन का जो डेल्टा मिलेगा वो मैक्रोव वन है। तो मैक्रो वन यहां पाए जाते हैं। अगर हम पूरे भारत में वनों की स्थिति देखें तो मैं आपको एक मैप दिखाता हूं। ये है आपका पूरा भारत, ठीक है। भारत में अगर देखें तो ये जो डॉटेड पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, यहां पर क्या है, हिमालय पर्वत है यहां पर पूरा। तो हिमालय पर्वत में आपको कैसी वन दिखाई देंगे, यहां पर आपको पहाड़ी मतलब माउंटेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर आपको कैसा मिलेगा, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर ये वाला देखें तो ये क्या है, ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर इस वन की बात करें तो ये क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है यहां पर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो अपने देश में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब जो पॉइंट बचा ये दिखाई दे रहा है आपको, रेड कलर में मैं करता हूं। अगर आपको ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा हो पूरा, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्या है आपके, यहां पर भी थोड़ा सा पाया जाता है, इसमें भी थोड़ा सा पाया जाता है। तो ये क्या है, ये आपके मैंग्रोव वन है। तो मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं, और यहीं पर आपको क्या दिखाई देगा, गंगा का सुंदरवन का डेल्टा दिखाई देगा, और यही मैंग्रोव वन है। तो ये आपका आंसर यहां से मिल जाएगा आपका, जो है पहला आंसर मैंग्रोव वन इसका सही है। आगे बात करें, अगर पर्णपाती वन की, शंकुधारी वन की, अब ये तो आपको सब समझ में आ गया ना, समशीतोष्ण वन, शंकुधारी वन, ये कहां कहां कैसे कैसे पाए जा रहे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है अपनी वीडियो का। तो संविधान संशोधन की बात की जा रही है। कौन से संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपको सारे संविधान संशोधन थोड़ा थोड़ा देखना है, पूरा नहीं देखना है, थोड़ा थोड़ा करके देखना है। उसमें क्या देखेंगे, अगर आप 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही दिल्ली को विशेष राज्य बनाया गया था। और इसमें क्या क्या बातें कर दी गई थी, इसमें दिल्ली के लिए एक मुख्यमंत्री की भी व्यवस्था कर दी गई थी, और बोल दिया गया था यहां पर एक विधानसभा होगी और विधानसभा का चुनाव हो सकता है, और
लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री को चुना जा सकता है। ठीक है, और कुछ शक्तियां मुख्यमंत्री को दी गई थी। वैसे तो एलजी के द्वारा भी यहाँ पर शासन किया जाता है, तो वो आपको बाद में एलजी और मुख्यमंत्री का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बाद में आपको देखने को मिलता है। अभी DSSP की वैकेंसीज निकली, किसने निकाली? एलजी ने निकाली, ये भी आपको देखने को मिलता है। अब अगर बात करें पहले संविधान संशोधन की, तो मैंने क्या बताया था आपको? पहला संविधान संशोधन, अगर हम जो हमारे मौलिक अधिकार थे उसमें समानता के अधिकार की बात की गई थी, समानता के अधिकार में संशोधन के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, अगर 63 में संविधान संशोधन की बात करें तो जो पंजाब राज्य में संशोधन हुआ था तो उसके लिए ये किया गया था। 14वां संविधान संशोधन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जो गोवा है, गोवा दमनदीप, ये जो एरिया था ये किसके अंडर में था? ये पुर्तगालियों के अंडर में था। तो पुर्तगालियों के अंडर में होने के बाद 1962 में जो पुर्तगालियों के अंडर ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र को निकालकर भारत में शामिल करने की बात की गई थी। तो ये 14वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा क्षेत्र? गोवा दमन दीप। तो ये आपको याद रखना है, 14वां संविधान संशोधन। और उसके बाद 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो कौन सा है? वो कब हुआ था? इसकी डेट आपको पता है? इसकी डेट है आपकी 1991। सबका ही लिख लेते हैं, 1951 इसकी है 1989। ठीक है, सारी डेट्स आपको याद रखनी है। और कौन से संविधान संशोधन में क्या बातें की गई थी, इसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं देखिए। ये तो यहां पर नहीं है ना, ये आपका आंसर 2 है करेक्ट। अब इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और मैं क्या करूंगा कि जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, इसकी भी पीडीएफ आपको, इसके आंसर जो डिटेल एनालिसिस है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। तो पहला लेक्चर है, आप देखिए। अगर आपको इस तरह से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो इसी तरीके से लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए डिटेल एनालिसिस होना जरूरी है। केवल यही नहीं कि मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर क्या है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और अगले क्वेश्चन पे जाओ। जो क्वेश्चन करने लायक है, कम से कम इसमें से दूसरा क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। जैसे 14वां संविधान संशोधन, ये आगे क्वेश्चन आ सकता है, गोवा और दमन दीव पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, दमन दीव नागर हवेली को एक साथ किया गया है, तो ये भी हॉट टॉपिक बन गया है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। यही मैं बता रहा हूं कि ये वाले क्वेश्चन डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे तो ज्यादा सा मजा आएगा। बाकी के तो अगर आप चाहें तो मैं केवल आंसर करूं तो फिर क्या मतलब है, फिर तो मैं पीडीएफ ही डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा। ओके, तो लेक्चर में इतना ही। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और 100 डेज का जो आपका स्टडी प्लान बनाया था उस पर फॉलो करिए। आज का जो काम है वो आज ही खत्म कर लेना। जो बच्चे आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो कल से करें, लेकिन कल से जो आपकी 1 दिसंबर डेट पड़ी हुई है उसे हटा के 2 दिसंबर से आपका पहला दिन स्टार्ट होगा। तो डे 1 डे 2 डे 3 कर लीजिए, वहां पर डेट मत करिए, और आपको 8 दिन में इतना काम खत्म करके लेकर आना है। ठीक है, 8 तारीख को आपको क्या होगा, एक एग्जाम देना होगा, प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर मैं सेट करूंगा। आपको 3 घंटे में पूरा पेपर करना है सामने बैठ के मेरे, और वहां पर ही आपको आंसर सारे लिखते जाने हैं। एक ओएमआर सीट ले लीजिए आप, और ओएमआर सीट को लेके रखिए। 8 तारीख को तैयार रहना। 2 पेपर होंगे आपके, DSSP का भी होगा और ईएमआरएस का होगा। ठीक है, तो उसमें हम प्रीवियस ईयर का पेपर पहले लगाएंगे और आपके चलाएंगे। ईएमआरएस का तो एक ही पेपर है, DSSP के आपके 10 पेपर है, तो 10 पेपर पहले आप चला देंगे, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू लेके आएंगे। ईएमआरएस का आपका अगली डेट से ही एमसीक्यू वाला चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक ही पेपर है, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए ओके, बाय।